वेलकम फ्रेंड। स्वागत है आपके चैनल ओपन बुक पर। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। अतः हम इन नदियों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियों को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हिमालय नदी और दूसरा पठारी नदी। इस पठारी नदी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के नाम से भी जानते हैं। हिमालय नदी के तहत जो मुख्य नदियां हैं उनमें से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ये तीनों नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है, इसलिए इस नदी को हम लोग हिमालय नदी के तहत रखते हैं। जबकि पठारी नदियां के तहत जो महत्वपूर्ण है उनमें से नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती और भी अनेक नदियां हैं जिनका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे देखा, कुछ नदियां का उद्गम हिमालय से हो रही थी और कुछ नदियां का उद्गम प्रायद्वीपीय क्षेत्र से हो रही थी। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है। तो इस अंतर को समझने के लिए मैंने एक यहाँ टेबल लगाया हुआ है जिसके माध्यम से इन दोनों नदियों के बीच क्या अंतर होता है इसे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला अंतर जो है कि हिमालय नदी जो है वो सतत वाहिनी नदी होती है। मतलब ये नदियाँ में सालों भर पानी बहती रहती है, इसलिए इस नदियों को हम लोग सतत वाहिनी नदी कहते हैं। जबकि पठारी क्षेत्र से जो भी नदियाँ आती है उनमें सालों भर पानी नहीं रहती है, जिसके कारण इसे हम लोग सतत वाहिनी नदी के अंतर्गत नहीं रखते। दूसरा जो अंतर है कि हिमालय से जो भी नदियाँ आती है उनमें पानी की आपूर्ति जो होती है वो हिमानी के द्वारा होता है। हिमानी का आशय है कि हिमालय के ऊपर चोटी पे बहुत अधिक मात्रा में बर्फ का जमा होता है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो यह बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है और पानी का रूप धारण कर लेती है, और यही पानी जो है नदियों के माध्यम से नीचे बहती है। जबकि पठारी नदियाँ जो है किसी ऊंची चोटी के नहीं आने की वजह से इसमें उतनी मात्रा में पानी नहीं आ पाती। तीसरी जो महत्वपूर्ण अंतर होती है कि हिमालय नदी जो है वो काफ़ी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और जब नदियाँ काफ़ी ऊपर से नीचे की ओर बहे तो उसमें ढाल ज़्यादा होता है। जबकि पठारी नदियाँ जो है ये किसी ऊपर चोटी से नहीं आती है, इसलिए इसमें उतना ढाल नहीं हो पाता। अगला जो अंतर है कि हिमालय नदी जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर से नीचे उतरती है, जिसके कारण इस नदियों में काफ़ी गहराई होती है। जबकि पठारी के क्षेत्र की जो नदियाँ होती है वो उतनी गहरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये किसी ऊंची चोटी से नीचे नहीं आती है। अगला जो अंतर है कि हिमालय नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदियाँ के अंतर्गत आती है, जबकि पठारी नदियाँ जो है वो अध्यारोपित नदियाँ के अंतर्गत आती है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है कि हिमालय नदी जो है चूँकि हिमालय से होकर बहती है, जहाँ पर कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, और जब ये नदियाँ बहती है तो अपने साथ इन्हीं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को बहाकर लेकर आती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पठारी नदियाँ जो है ये चूँकि मैदानी भाग में बहने वाली नदी होती है, अतः ये अपने साथ मैदान के छोटे छोटे चट्टानों को अपने साथ लेकर आती है। इस प्रकार से हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में जो भी अंतर था उसे आपने देखा। हिमालय नदी के तहत जो सबसे पहली नदी थी वो थी सिंधु नदी तंत्र। तो दोस्तों, हम लोग इसमें सबसे पहले सिंधु नदी और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से जो सिंधु नदी है इनकी 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? तो
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु और इनके सहायक नदियों को जब मिला दिया जाता है तो इसे हम लोग सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। आप इस मैप में भी देख रहे हैं कि सबसे ऊपर पे जो है ये सिंधु नदी है। उसके नीचे एक और नदी जो बह रही है ये हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपर पे सिंधु है, उसके ठीक नीचे झेलम है, झेलम के ठीक नीचे चिनाव है, चिनाव के ठीक नीचे आएंगे तो एक नदी है रावी, उसके ठीक नीचे आएंगे तो एक नदी है ब्यास और सबसे नीचे जो है वो है सतलज। तो सिंधु और इनकी सहायक नदियों को हम इसी क्रम में याद रखने का प्रयास करेंगे कि सबसे ऊपर पे सिंधु नदी बह रही है और उनके नीचे जो है पांचों इनकी सहायक नदियां हैं जो है वो बहती है। तो सहायक नदियों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले झेलम, उसके बाद चिनाव, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और सबसे अंत में सतलज बहती है। दोस्तों, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, कभी कभी इन सहायक नदियों के प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके प्राचीन नाम पता होनी चाहिए। जैसे कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम है बितास्ता। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाब का प्राचीन नाम है अस्कनी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलज का प्राचीन नाम है सुतुद्री। जबकि ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। तो प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इनके प्राचीन नाम क्या थे। तो आइए आगे हम सिंधु और इनकी सहायक नदियों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का उत्तरी भाग है। इसी उत्तरी भाग के ठीक उत्तर पूर्व की दिशा में एक हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम लोग चीन के नाम से जानते हैं। और इसी चीन का एक क्षेत्र है जिसे कि हम लोग बोलते हैं तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं इसे? तिब्बत का पठार। और इसी तिब्बत के पठार से एक झील का उद्गम होता है जिसे हम लोग मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। इसी मानसरोवर झील में एक हिमनद है जिसे सिनकाबाब हिमनद कहते हैं और इसी सिनकाबाब हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और निकलने के पश्चात ये सबसे पहले तिब्बत वाला भाग में बहती है और तिब्बत वाला भाग में बहने के बाद ये भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है और सर्वप्रथम ये भारतीय भूभाग के लद्दाख क्षेत्र, ये लद्दाख क्षेत्र है और ये लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न ये पूछ दे कि लद्दाख क्षेत्र में किस जगह सबसे पहले सिंधु नदी प्रवेश करती है, तो इस जगह का नाम है दमचोक। तो सिंधु नदी भारतीय भूभाग में सर्वप्रथम दमचोक के पास प्रवेश करती है और लद्दाख में बहने के उपरांत ये नदी पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में बहने के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से आपने सिंधु नदी के बारे में समझा कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलने के बाद वो भारतीय भूभाग में दमचोक के पास प्रवेश करती है और लद्दाख में बहने के बाद ये नदी पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में बहने के उपरांत ये अरब सागर में गिर जाती है। एक प्रश्न जो इस नदी से बन जाती है कि लद्दाख की राजधानी लेह वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसी सिंधु नदी के किनारे जो है लद्दाख का राजधानी लेह अवस्थित है। उसके बाद इसके ठीक नीचे जो है एक नदी झेलम नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये भी सिंधु के ही सहायक नदी है। तो प्रश्न पूछे कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो झेलम नदी का उद्गम ये
बैरीनाग झील यहाँ पे है और इसी झील से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। ये बैरीनाग झील कहाँ है? तो ये बैरीनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है और बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के उपरांत ये चिनाब नदी में, जो ये चिनाब नदी आ रही है, इसमें आके मिल जाती है। तो झेलम नदी जो है वो चिनाब में मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये पुनः सतलज में मिलती है और सतलज में मिलने के बाद तब ये सिंधु में जाके गिरती है। तो प्रश्न पूछे कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। जबकि चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी जो है ये सतलज में मिल रही है, अतः चिनाब जो है वो सतलज की सहायक नदी है और अंत में ये जो है सिंधु में मिल जाती है। तो इस प्रकार से झेलम नदी जो है वो चिनाब की भी सहायक नदी है और सिंधु की भी सहायक नदी है। तो प्रश्न पूछे झेलम किसकी किसकी सहायक नदी है? तो पहले ये सिंधु में मिलने से पहले चिनाब में मिल रही थी, तो चिनाब की भी सहायक नदी हुई और अंत में जो है ये सिंधु में मिल रही है, अतः ये सिंधु की भी सहायक नदी है। झेलम नदी से एक जो प्रश्न और बनता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर वो किस नदी के किनारे है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर वो इसी झेलम नदी के किनारे है। तो प्रश्न पूछे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर वो किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। इस झेलम नदी के जैसे नीचे आते हैं तो एक नदी चिनाब नदी है। ये चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? तो चिनाब नदी ये बाड़ा लचा दर्रा से निकल रही है और ये बाड़ा लचा दर्रा कहाँ है? तो ये बाड़ा लचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो इस हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है और ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बहने के उपरांत जम्मू कश्मीर में बहती है और जम्मू कश्मीर में बहने के उपरांत ये नदी जो है पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाती है और पाकिस्तान में बहते हुए ये नदी जो है, ये सतलज नदी जो आ रही होती है, इसी नदी में आके मिल जाती है और मिलने के बाद ये सिंधु में जाके मिलती है। तो इस प्रकार से चिनाब नदी वो सतलज नदी की भी सहायक नदी है और अंत में जाके सिंधु में मिल रही है, अतः यह सिंधु की भी सहायक नदी है। तो प्रश्न पूछे कि चिनाब किसकी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब जो है वो सतलज की भी सहायक नदी है और सिंधु की भी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से चिनाब नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो चिनाब नदी का उद्गम बाड़ा लचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से और ये कहाँ गिर रही है? तो सिंधु में गिर रही है। एक प्रश्न जो यहाँ से और बनता है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी यही चिनाब नदी है। तो याद रखिएगा, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदियों में से कौन है? तो चिनाब नदी। उसके आगे आएंगे तो एक नदी है ब्यास और एक नदी है रावी। तो रावी और ब्यास इस दोनों का उद्गम एक ही जगह से होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहले क्या था? बाड़ा लचा दर्रा, जिससे कि चिनाब नदी निकल रही थी, और रोहतांग दर्रा, इससे 2 नदी का उद्गम होता है, एक तो रावी नदी और दूसरा ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रा से ये रावी नदी निकलते हुए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये पाकिस्तान के भूभाग में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहने के उपरांत यह जो है चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो रावी नदी सबसे पहले चिनाब नदी में मिलती है और तब ये सिंधु में जाके मिलती है। उसके नीचे एक और नदी जो था ब्यास नदी, ये भी कहाँ से निकल रहा था? तो इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रा से ही हुआ है। तो रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी निकलती है और निकलने के पश्चात ये नदी जो है भारतीय भूभाग में बहती है और भारतीय भूभाग में ही जो है ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में होता है और समाप्त भी भारतीय क्षेत्र में ही हो जाता है? तो ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है
और ये पंजाब का क्षेत्र है हरीके। इसी हरीके के पास जो है ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो ब्यास नदी वो भारत में ही उद्गम होता है और समाप्त भी जो है वो भारत में ही हो जाता है। सबसे अंत में जो एक नदी है वो है सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? तो इसी मानसरोवर झील के ठीक नीचे जो है एक और झील है जिसे कि हम लोग बोलते हैं राक्षस ताल झील। इसी राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है और निकलने के पश्चात ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश में बहने के पश्चात ये पंजाब वाले भाग में जाते हैं और पंजाब वाले भाग में बहने के उपरांत ये पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाने के बाद ये चिनाव में जाके मिल जाती है और चिनाव में मिलने के पश्चात ये आगे चलकर सिंधु में मिल जाती है। तो इस प्रकार से सतलज नदी के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। एक जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारतीय भूभाग से बाहर है, मतलब ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आप इस मैप को देखिएगा दोस्तों, तो ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप के इस तरफ जो है सिर्फ दो ही नदी है। एक तो सिंधु नदी जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र से निकल रहा था मानसरोवर झील से, और एक जो है यहाँ पे सतलज नदी, ये भी भारतीय भूभाग से बाहर तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल रहा था। एक और नदी जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इस जगह इसके ठीक नीचे जो है एक और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन नदियों का उद्गम जो है वो भारतीय भूभाग क्षेत्र से बाहर हुआ है, मतलब ये तीन नदियाँ का उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है बल्कि ये तीनों नदियाँ जो है तिब्बत वाला क्षेत्र से निकला हुआ है। तो प्रश्न पूछे कि कौन सी नदी जो है वो भारत क्षेत्र में नहीं, भारतीय भूभाग में उद्गम नहीं हुआ है? तो तीन नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि ब्यास नदी और सतलज नदी जिस जगह मिलती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं हरीके क्षेत्र। ये आप मैप को देखिएगा तो ये ब्यास नदी बहते हुए आ रही है और नीचे जो है ये सतलज नदी बहते हुए आ रही है और इस जगह मिल रही है। तो जिस जगह मिलती है उस जगह के क्षेत्र को हम लोग हरीके क्षेत्र कहते हैं और ये हरीके क्षेत्र कहाँ है? पंजाब है। और यहीं पर से एक नहर निकाला गया है जिस नहर को हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो प्रश्न पूछे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। किस नदी पर बना हुआ है ये नहर? तो ब्यास और सतलज नदी इस दोनों के संगम पर बना हुआ है और ये संगम कहाँ है? तो पंजाब के हरीके क्षेत्र में। दोस्तों जब ये पांचों नदियां इस जगह मिलती है तब इस नदी को हम लोग पंचनद नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे हम सिंधु नदी की सहायक नदी का उद्गम तथा मोहना का एक ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए सबसे पहला जो नदी था वो सिंधु नदी था। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही थी? मानसरोवर झील से निकल रही थी और ये गिर कहाँ रही थी? तो पाकिस्तान में बहने के बाद ये अरब सागर में गिर रही थी। उसके बाद था झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकल रही थी? वेरीनाग झील से, और ये वेरीनाग झील कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और कहाँ गिर रही थी? तो ये नदी जो है चिनाब नदी में जाके गिर रही थी। उसके बाद चिनाब नदी, तो चिनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी और सिंधु में जाके मिल रही थी। उसके बाद था रावी नदी। तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा से निकल रही थी और चिनाब नदी में जाके मिल रही थी। उसके बाद ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? तो रोहतांग दर्रा। रावी और ब्यास इस दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा ही था। तो ब्यास नदी कहाँ जाके मिल रही थी? तो ये सतलुज नदी में मिल रही थी पंजाब के हरीके के क्षेत्र में। उसके बाद सतलुज नदी ये कहाँ से निकल रही थी? तो तिब्बत के राक्षस ताल झील से निकल रही थी और चिनाब नदी में जाके ये मिल रही थी। तो इस प्रकार से आपने किस नदी का उद्गम कहाँ है और ये कहाँ गिर रहा है एक ओवरव्यू समझा। दोस्तों
अभी आपने ऊपर देखा कि सिंधु की जो भी सहायक नदी थी वो या तो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल रहे थे या फिर भारत के भूभाग से निकल रहे थे, और भारत में बहने के उपरांत ये नदी पाकिस्तान में बह रही थी। तो फिर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि इन नदियों पर किनका अधिकार हो, भारत का या फिर पाकिस्तान का। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। और सिंधु जल समझौता के वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनरल अयूब खान था। मतलब सिंधु जल समझौता वो जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच हुआ। इनके तहत क्या हुआ? तो इनके तहत जो है ऊपर की जो 3 नदियां थी, तो ऊपर की 3 नदियां कौन कौन थी? तो सबसे पहले था सिंधु, उसके नीचे था झेलम, उसके नीचे था चिनाब। तो इस तीनों नदियों के जो भी पानी थे उन पर अधिकार जो है पाकिस्तान का हो गया। मतलब इस तीनों नदियां का पानी जो है पाकिस्तान यूज कर सकते हैं, भारत इस नदी का जो है पानी का प्रयोग नहीं कर सकता था। जबकि नीचे की 3 नदियां जो बची उनमें से कौन कौन नदी बच गई? तो रावी, ब्यास और सतलज, इस तीनों नदी का पानी पर जो है भारत का अधिकार रह गया। तो सिंधु, झेलम, चिनाब इनके पानी पर अधिकार पाकिस्तान का हुआ, और रावी, ब्यास, सतलज इनके पानी पर अधिकार भारत का हुआ। तो सिंधु जल समझौता क्या है? तो यह समझौता है जो कि 19 सितंबर 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इनके तहत कुल कितने नदी आते हैं? तो इनके तहत कुल 6 नदियां आती हैं, और इनमें जो है ऊपर के 3 नदी, तो ऊपर के 3 नदी कौन कौन थे? तो सिंधु, चिनाब और झेलम, इस तीनों नदी पर जो है पाकिस्तान का अधिकार हुआ। जबकि नीचे की 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज, इन पर जो है भारत का अधिकार हुआ। और 80% पानी, ये जो 6 नदी है, तो 6 नदी का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला, जबकि भारत के पास जो है सिर्फ 20% पानी ही रह पाया। तो इस प्रकार सिंधु जल समझौता क्या था, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों, हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं समाप्त होता है। आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय पार की नदियां हैं? मतलब वैसी नदियां जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है बल्कि भारत से बाहर के क्षेत्र में है। तो भारत से बाहर के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां थी? तो ब्रह्मपुत्र थी, सिंधु थी और सतलज थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है बल्कि भारत से बाहर होता है? तो चिनाब नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में है। रावी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में है। जबकि सिंधु नदी का उद्गम जो है ये भारत से बाहर है, और इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत वाले क्षेत्र में, मानसरोवर झील के आसपास में। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत से बाहर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही थी? तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकल रही थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? मतलब बताना है कि दोस्तों इसमें से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन थी? तो सिंधु की सहायक नदी सतलज थी, चिनाब थी, रावी भी था और ब्यास भी था। तो कौन सी सहायक नदी है? इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब सारी नदियां जो है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। उसके बाद प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? तो तिब्बत वाले क्षेत्र में, और तिब्बत कहाँ है? तो चीन में। आगे देखते हैं। कराले कहाँ स्थित है?
तो लेह कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो आपको दोस्तों मैंने बताया भी था कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो वो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, कह रहा है किस नदी का प्राचीन नाम अश्वनी नहीं अस्कनी? किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है? तो अस्कनी चीनाब का प्राचीन नाम है। तो इस प्रकार से आपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर था उसको देखा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।